हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। पीछे हमने 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। देखो, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में आपने +1 में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसी का रिव्यू है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में दोबारा से क्लियर हो जाए। उससे आगे का अब हम पढ़ेंगे। जो आपने +1 में किया वो आपका बेसिक था, और बेसिक कंसेप्ट से आगे पढ़ेंगे हम रिलेशन और फंक्शन को। ठीक है, तो आपको पता ही है रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कोई भी दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब है जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, जो खाली ना हो। ठीक है, एंड लेट ए बिलोंग टू ए। इस ए सेट से एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है और बी सेट से एक एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। इस तरह से देखो, ए बी को इकट्ठा रखा है हमने। इस तरह से जब हम इन एलिमेंट को इस फॉर्म में रखते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इनको? ऑर्डर्ड पेयर। किस तरह से लिखते हैं इनको? ए बी। ये क्या हो गया आपका? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं आपके किस में होते हैं? ये ओपन ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट एलिमेंट। और बी क्या होता है आपका? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब बात आती है यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी की। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जैसे ए बी है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू सी डी, ये कंडीशन कब होगी? आपका जो ए बी है सी डी के इक्वल कब होगा? व्हेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। तभी आपका ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए। ए बी आपका बी ए के इक्वल कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप एलिमेंट अलग अलग ले रहे हो, जैसे 1 2 ले लिया, 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना है। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 आपका 2 के कभी भी इक्वल नहीं होता। तो इसीलिए ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये थे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ और बोलता है ये नोट के अंदर कि जो ए बी है इज़ डिफरेंट फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी। अब इस कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी का क्या मतलब है? ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है बेटा, ये कर्ली ब्रैकेट किसको डिफाइन करती हैं? सेट्स को। किसको डिफाइन करती हैं? सेट्स को। ये सेट है और ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो दोनों ही क्या हो आपके? नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों ही क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो क्या है आपका? एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये क्या है? एक सेट है। हम इनको एक जैसा डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कोई भी 2 सेट है, उनका कार्शियन प्रोडक्ट है। तो कार्शियन प्रोडक्ट हम कैसे करते थे? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। द कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। किससे डिनोट किया जाता है उसको? ए क्रॉस बी से। एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, जहाँ पर हर एक का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेकंड सेट से। तो ए क्रॉस बी को सिम्बोकली कैसे लिखते हैं हम? ए बी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ये है आपका कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो एग्जाम्पल से कर लेते हैं हम कार्शियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपको ए सेट दे दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। बी सेट दे दिया मैंने यहाँ पे आपको 4 5। तो आपको ए क्रॉस बी किया करना। तो ए क्रॉस बी होता है सेट ऑफ ऑल। इन्हें बोला सेट ऑफ, सारे सेट होते हैं किसका? एक पूरा सबसेट बनाना है, कलेक्शन बनानी है हमें। तो बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दी। अब हम इनके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जब ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, आप ए से बी का कार्शियन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए से आएगा और सेकेंड एलिमेंट बी से आएगा। तो पहले 1 लिया, इसका 1 से क्या बनेगा आपका यहाँ पे? 4, फिर 2 4, फिर 3 4, 4 के तो बन गए, फिर 1 5 2 5 एंड 3 5। ये क्या आ गया? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स।
ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ए टू बी, ए से बी के एलिमेंट्स के जितनी भी इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उनकी जो कलेक्शन है, उनका एक सेट है, वो क्या होता है आपका गाउसियन प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या होगा आपका गाउसियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक चीज़ और बता दें, गाउसियन प्रोडक्ट में जो बी क्रॉस ए होता है वो कैसे बनेगा। अब बी क्रॉस ए है, बी से ए के अंदर जा रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, अब बी का आएगा, तो क्या बनेंगे ये 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। आप लोग देख सकते हैं उनका एक एक पेयर भी नहीं मैच कर रहा, नहीं कर रहा ना। जैसे 1 4 है, वो 4 1 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 1 4 के इक्वल नहीं है, ऐसे ये इक्वल नहीं, कोई भी इक्वल नहीं है। तो जो गाउसियन प्रोडक्ट होता है उसमें ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये भी इस तरह से आपके इक्वल नहीं होते। क्लियर है, तो ये थे आपके गाउसियन प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे गाउसियन प्रोडक्ट में आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कि नंबर कैसे होंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जब हम ए और बी का गाउसियन प्रोडक्ट करते हैं। दैट इज उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी। जो एन ऑफ ए क्रॉस बी होता है वो होता है आपको एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन गाउसियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने आएंगे 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हमारे कितने पेयर आए हैं 6 आए हैं। ठीक है, आगे देखो, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। यहाँ से आगे देखते हैं फिर इसमें क्या दे रहा है गाउसियन प्रोडक्ट में। आगे कहता है ये, जैसे इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये चीज़ हमने कर ली है। अगर दोनों अलग अलग है तो उनका गाउसियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगा। फिर कहता है अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है, मतलब ए और बी के गाउसियन प्रोडक्ट में कोई भी आपका पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इफ़ ए और बोथ ए और बी और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है, या तो ए खाली है या बी खाली है या फिर दोनों ही खाली है। मतलब या तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है या बी के अंदर या फिर दोनों के अंदर ही कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है आपका एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी, ये हम निकाल चुके हैं। फिर अगर यहाँ पे 3 सेट हो जाए तो 3 सेट में भी यही लगते हैं। वहाँ पे ऑर्डर जो पेयर होता है वो किसका बनेगा, फिर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन जाता है। पेयर में तो 2 एलिमेंट होंगे, ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन का आपको नाम से ही पता लग रहा है रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें कि यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से या एक पर्सन दूसरे पर्सन से किसी कनेक्शन से बाउंड हो तब वो रिलेशन बन जाता है। ऐसे ही मैथमेटिक में भी होता है, मैथमेटिक में भी इसी तरह से होता है। जब बीच में कोई कनेक्शन हो, जैसे कि बोल दिया मैंने इज़ लेस देन, इज़ ग्रेटर देन, इज़ इक्वल टू, मतलब वो कनेक्शन है। जैसे ए मैंने बोल दिया ए इज़ लेस देन बी, ए बी से लेस है, ये ए और बी का आपस में कनेक्शन है कि ए बी से छोटा है और बी ए से बड़ा है। तो ये क्या होते हैं आपके रिलेशन होते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन है इसकी। ये कहता है लेट ए बी बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी 2 आपके नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसको क्या बोला जाएगा, ए से बी में रिलेशन, क्योंकि ए और बी को हमने रिलेट तो यहाँ पे गाउसियन प्रोडक्ट करके कर दिया। अब अगर उनके बीच की रिलेशन जो दे रखी है, लेस बोला है, ग्रेटर बोला है, इक्वल बोला है या डिविजिबल बोला है, मल्टीपल बोला है, जो भी रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसके पेयर्स में से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए जो रिलेशन का सेट होता है वो क्या होता है, हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, या तो सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ आती है डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर एंड बी इज द कोडोमेन ऑफ आर। ए का मतलब क्या है, ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, उसके डोमेन होंगे। रिलेशन के, देखो रिलेशन की बात चल रही है, जैसे ये थे ए में 1 2 3, तो ये तो क्या हो गए, उसके डोमेन हो गए। और जो 4 5 है ये क्या होती है आपकी, कोडोमेन होती है। क्लियर है, डोमेन कोडोमेन। अभी रेंज आगे आएगी, फिर रेंज को बताएंगे आपको। ठीक है, फिर है ये तो इसने एग्जाम्पल दे दिया है, इस तरह का एग्जाम्पल तो हमने कर लिया है। फिर है नंबर ऑफ रिलेशंस। किसी भी कोई भी रिलेशन दे रखे है उसमें कितनी टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होती है
2 की पावर m इंटू एन। ये m इंटू एन क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। मान लिया इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। 3 2 कितने हैं 6 हैं, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। यहाँ पर कितनी रिलेशंस बन सकती हैं A से B में 64। ठीक है, अब करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशंस की टाइप है, रिलेशन की टाइप में सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। एक रिलेशन है आर की ए सेट के ऊपर, इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू क्या है, रिलेशन क्या दी है इसने, ए टू ए बिलोंग टू ए। मतलब ए सेट के जो एलिमेंट है वो अपने आप के साथ ही, अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो वो क्या होगी आपकी आइडेंटिटी। जैसे एक सेट है ए, उसमें दे दिया 1 2 3 और 1 2 4 दे दिया, तो रिलेशन जैसे 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की और 4 की 4 के साथ, तो ये क्या बन जाती है आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। या फिर ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप, दूसरे के साथ नहीं। ध्यान दो, देखो इसने 1 को 2 से रिलेट नहीं करवाया, 1 ने सिर्फ 1 के साथ, 2 ने 2 के साथ, 4 ने 4 के साथ, 2 ने 4 से नहीं किया, दूसरे एलिमेंट से नहीं, सिर्फ खुद से, वो हो गई आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। अब आ गई यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में देखो अब वो चीज़ आ गई जो हमने पीछे नहीं ली। A relation R in a set A is called universal relation on A if each element of A is related to every element of A। अगर A का हर एक एलिमेंट उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, तब वो रिलेशन कौन सी होगी, यूनिवर्सल। जैसे कि R क्या दे दी इसने, A दे दिया 2 3, तो 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, तो ये क्या हो गई आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। फिर है वॉइड और एम्पटी रिलेशन। नाम से ही पता लग रहा है वॉइड, जहाँ पर क्या हो, कोई भी रिलेशन ना उनके बीच में। अब वॉइड रिलेशन और एम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए का कोई भी एलिमेंट उसके ए के दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होगी एम्पटी और वॉइड रिलेशन। जैसे कि ये है आर इक्वल टू क्या दे दिया 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस, जैसे इसने दे दिया 1 to 5 तक दे दिया, और रिलेशन क्या दे दी, a माइनस बी इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो ए बी में कोई भी एलिमेंट लो, किसी का भी डिफरेंस 8 नहीं आएगा, तो ये क्या बन गई है वॉइड और एम्पटी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी के अंदर कोई भी रिलेशन ले रहे हैं हम, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, अगर उसका रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वो क्या हो जाती है इनवर्स रिलेशन। इज डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशन एंड डिनोटेड बाय आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होगा, देखो अगर रिलेशन है आपकी ए बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग टू आर, फिर आर इनवर्स क्या हो जाएगा बी ए, ठीक है, और ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी एंड ए बी बिलोंग टू आर। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका रिवर्स क्या होगा 2 1 4 3 6 5 कर सकते हो। अब यह क्या बोला है इसने, यहाँ देखना, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू क्या होती है रेंज ऑफ आर। अब यहाँ पे एक रेंज रह गया था, देखो हमने यहाँ रिलेशन लिख ली, ये रिलेशन आपकी 1 2 3 4 5 6। अब जो ये 1 3 5 है, ये तो है आपके डोमेन, जो 2 4 6 है, मतलब 1 किसके साथ कनेक्ट है 2 से, 3 4 से, 5 6 से, तो 2 4 6 ये क्या है आपकी रेंज। ध्यान देना, रेंज कोडोमेन बी के एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है बी के सभी एलिमेंट आपकी रिलेशन में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू क्या होती है डोमेन ऑफ आर, एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, देखो ये कहता है ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्पटी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेट टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू ए इज दैट ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। मतलब क्या है, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ अपने साथ रिलेटेड है, तो वो क्या बन जाती है एक रिफ्लेक्सिव। जैसे कि ए दे दिया इसने 1 2 4, देन द रिलेशन 1 1 2 2 4 4 आ रहे हैं ना, 1 4 भी है 2 4 भी है, लेकिन हमें सिर्फ ये तीनों चेक करनी है, तीनों आ रहे हैं 1 1 2 2 4 4 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। 1 1 2 2, एक मिनट,
अच्छा इसने दूसरी हाउ एवर द रिलेशन, दूसरी रिलेशन दी, अगर मान लो हम इसको लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कर लोगे। फिर कहता है यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन होती है वो हमेशा क्या होती है? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में खुद से भी रिलेटेड होते हैं और दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड होते हैं। फिर कहता है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, हाउ एवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट एंड P of a power set, then the relation R on power set defined by X is the subset of Y। ये कोई खास नहीं। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या होगा? ए रिलेशन R on a non empty set A is symmetric। कब सिमेट्रिक होगी वो? इफ A related to B, दिस implies that, ये साइन किसका होता है? implies that, कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो क्या होती है? सिमेट्रिक। मतलब अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू क्या होगा? आर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 है तो हमने लिया 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 ले लिया। अब चेक करना है हमें, अगर हम 2 3 ले रहे हैं तो 2 3 का रिवर्स 3 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो है इसमें 2 3 का 3 2 है, 2 4 का 4 2 है, कर रहे हैं तो ये क्या हो गई आपकी? सिमेट्रिक। एक और ले ली हमने रिलेशन 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4। ध्यान दो 2 3 का 3 2 होना चाहिए, 2 3 का 3 2 है, इसमें नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो क्या होता है 1 1 2 2 3 3 हमेशा ही सिमेट्रिक होगी, और यूनिवर्सल में हमारे सारे ही होते हैं। तो वो तो यूनिवर्सल तो आपकी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है। ठीक है, हमेशा होंगी, और आइडेंटिटी भी होती है। फिर आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी। अगर ए तो बी से रिलेट है और बी सी से रिलेट है, दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेट टू सी, फिर ए सी से भी रिलेट होगा। इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर, देन ए बी सी बिलोंग टू ए। जैसे कि ये ले लिया इसने 1 2 3 4 है, इसकी रिलेशन दे दी 1 1 2 3 3 4 2 4 ऑन दी सेट ए। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हमने लिया जैसे 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 2 3 से है, 3 4 से, तो 2 4 से होना चाहिए। देखो 2 3 है, 3 4 है, 2 4 भी है, तो ये क्या हो गई आपकी? ट्रांजिटिव हो गई। जबकि ये ले ली 1 2 2 3 1 4। अब हमने देखा कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से है, लेकिन क्या 1 3 से है? 1 3 तो इसमें है ही नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल आइडेंटिटी आपकी ट्रांजिटिव होती है। फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। मतलब क्या है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? जब आपका ए तो बी से रिलेट है, बी ए से है, सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद आपका ए इक्वल टू क्या हो जाए? बी हो जाए, वो आपकी बन जाती है एंटी सिमेट्रिक। जैसे ए बी बिलोंग टू बी ए, देन ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू ए। ये कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब तक आपका ए बी के इक्वल नहीं होगा तब तक कोई भी रिलेशन आपकी एंटी सिमेट्रिक नहीं। क्लियर है? तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट इसके। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है आपकी 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, लेट ए दे दिया इसने 3 5, बी दे दिया 7 11, शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई आर दे दिया ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ए माइनस बी इज ओड इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें ये शो करना है कि एक एम्प्टी रिलेशन है। तो देखो किस तरह से करोगे। ए दे दिया इसने 3 5, बी दे दिया 7 11, रिलेशन दे दिया ए बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ए माइनस बी इज ओड आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स निकाल के देखते हैं हमारे। तो फर्स्ट लिया हमने
क्या लोगे, 3 बिलोंग टू ए, 7 बिलोंग टू बी, इज दैट 3 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो 3 7 लिया तो रिलेशन में क्या बनाएंगे, रिलेशन के लिए रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 7। अब 3 माइनस 7 कितना आएगा, -4, इज नॉट ए ऑड नंबर। ऑड नहीं है क्योंकि ये तो इवन है आपका। इसी तरह से फिर हम दूसरा लेंगे, जैसे फर्स्ट ले लिया, फिर सेकंड में ले लिया हमने 5 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 7 दैट इज -2, इज नॉट ऑड। इसी तरह से फिर लेंगे हम 3 11, 3 11 को लोगे तब भी रिलेशन क्या आएगी, 3 माइनस 11 कितना आएगा, माइनस का 8, नॉट ऑड। चारों चेक कर लो आप, सारे के सारे क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। तो क्या लिख दोगे, हेंस वी कैन से दैट रिलेशन आर a माइनस बी इज ऑड इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। a से b में वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन। कर लेंगे। सेकेंड है, इफ r इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम a टू b, राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू r, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ r। इसकी इनवर्स भी बतानी है। तो पहले देखो किस तरह बनाओगे। इसमें a सेट दे दिया यहाँ पे इन्होंने हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। b सेट दे दिया 1 4 5, और क्या दे दी, रिलेशन को किस तरह से लिखोगे, देखो ऊपर दिख रहा है आपको, इस तरह से लिखना होता है रिलेशन को। a b लिया हमने, क्या लिखोगे, a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू b। अब रिलेशन दे दो, क्या बोल रहा है इसने, लेस देन। जो भी रिलेशन दिया उसके आगे तो फर्स्ट वाला रख लो, पीछे सेकंड वाला सेट रख लो। तो a b है ना, तो a इज लेस देन b, बन गई रिलेशन, a इज लेस देन b, हो गया। a इज लेस देन b का बनाना है आपको। तो यहाँ पे अब हम इनकी रिलेशन के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो a b से लेस होना चाहिए, हमने a से पहले 1 लिया, तो 1 से ग्रेटर वाले ले लो यहाँ पे। अब 1 से 1 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, 4 और 5, 2 बन गए। अब हमने 2 लिया, 2 से ग्रेटर में 1 तो आए, और 2 से 1 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, 4 5। 3 लिया, 4 5, 4 लिया, 4 से ग्रेटर में 4 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, 5। फिर 5 से 5 हो ही नहीं सकता, तो यही आएंगे। ये आ गई रिलेशन R। फिर इसका इन्वर्स निकाल दो। इन्वर्स क्या होंगे, सारे बस रिवर्स कर दो। 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4, ठीक है। कर लेंगे। राइट डाउन द एलिमेंट्स, बस यही बताना। डोमेन रेंज वगैरह अगर बतानी हो तो इसमें डोमेन क्या बनेगी, डोमेन बन जाएगी इसमें 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज क्या बन जाएगी आपकी 4 5। रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो आपकी रिलेशन के अंदर कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। तो डोमेन में भी वही आएंगे जो आप रेंज यहाँ इनमें पुट कर सकते हो। कर लोगे। फिर थर्ड आपका है, थर्ड क्वेश्चन है, ए सेट दे दिया यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4, देन शो दैट रिलेशन दे दी 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4। देखो एक पार्ट करके दिखा रही हूँ, इससे आगे के फिर 4-5 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। एक पार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ए सेट दे दिया आपको यहाँ पे 1 2 3 4। आर दे दी 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और है ये 4 4। हो गया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो कैसे करोगे, 4 रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, इफ ए बिलोंग टू आर इज दैट ए रिलेट टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर।
कर रहे हैं ना, 1 1 से 2 2 से 3 3 4 4 कर रहे हैं ना। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। सेकंड लिया फोर्थ सिमेट्रिक। क्या होता है, ए रिलेट टू बी इज दैट ए बी बिलोंग टू आर implies that B relate to A होना चाहिए, is that B A belong to R, ये होना चाहिए फोर्थ सिमेट्रिक के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 1 2 बिलोंग टू R, ठीक है, बट 2 1 जो B A है 2 1, देखो इसमें 2 1 है, कहीं पे नहीं है ना, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R is not symmetric। थर्ड आ गया फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव में कैसे करते हो, A रिलेट टू B इज दैट A B बिलोंग टू R एंड B रिलेट टू C इज दैट B C बिलोंग टू R, इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि A रिलेट टू C इज दैट ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिया 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर। देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो दोनों रिलेट कर लिए। बट ये ध्यान दो कि इनका इम्प्लाइज करता है कि 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1 3 है, नहीं है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, so R is not ट्रांजिटिव। कर लोगे, R आपके ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमारा मेथड है करने का, कर सकते हैं सभी, ठीक है, हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, इनमें आपको टर्म्स दी हुई हैं, इसी के अकॉर्डिंग सिक्स क्वेश्चन तक आपके सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेम मेथड चलेगा आपका, ठीक है। सेवन्थ देखते हैं, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है और क्या दे दिया इसने, रिलेशन ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव होगी ना ही सिमेट्रिक होगी। तो अब ध्यान देना इसने रिलेशन क्या दी है, करना मेथड यही चलेगा, बस इसके अंदर जैसे हमारे पास टर्म्स थी, यहाँ पे एग्जाम्पल हमें खुद लेने हैं, किस तरह से लेने होते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया इसने, सेट दे दिया, ए सेट दे दिया, ए दे दिया इसने नेचुरल नंबर, हमें सारे के सारे क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होंगे, मतलब ए सेट क्या है आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका ए सेट है यहाँ पे। और रिलेशन क्या दे दी, रिलेशन दे दी इसने जैसे ए बी। अब जो ए बिलोंग टू ए है और जो बी है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से ही बिलोंग कर रहा है, ए और बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। और रिलेशन क्या दे दी यहाँ पे इसने, ये दे दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है, ठीक है। अब ध्यान दो, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं हम, फॉर क्या होता है आपका फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं कि ए रिलेट टू ए इज दैट ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 2 2 लिया, इज दैट 2 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या होता है, नॉट ट्रू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरह से एग्जाम्पल लेने आपको, कर सकते हो। सेकंड है फिर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए रिलेट टू बी, ए बी बिलोंग टू आर, implies that B relate to A is that B A belong to R। ये होता है, हर एक में लिखना होता है ये आपको। तो हमने लिया जैसे कि इसने बोला है कि A B से ग्रेटर होना चाहिए, 2 1 ले लिया हमने, ठीक है। हमने लिया 2 1 बिलोंग टू R, 2 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इज दैट 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 2, अब 1 2 क्या है, डज नॉट बिलोंग टू R, सिंस क्या लिखोगे, सिंस 1 is not greater than 2,
क्योंकि 1 आपका 2 से ग्रेटर नहीं है। ये ब्रैकेट में लिखोगे, सीधा ये लिख दिया 1 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक। कर लोगे। फिर ट्रांजिटिव में एग्जाम्पल ले लो। ट्रांजिटिव में लिया, जैसे हमने 2 1 ले लिया, 2 1 के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी यहाँ पे 2 1 मत लेना और दूसरा लो। कैसे लोगे, 3 2, तो यहाँ पे क्या है, 3 ग्रेटर देन 2 है, फिर ले लिया 2 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 1 आ जाएगा। 3 भी क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगी। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। कर सकते हो। तो ये 2 कंडीशन हो गई, हम 3 कंडीशन हो गई। तो इस तरह से करना आपको इन क्वेश्चंस को। कर लेंगे सभी। तो सेकंड पार्ट है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू और इंटीजर्स पे है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नॉट ट्रांजिटिव, जो भी आपको शो करना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। यहाँ रिलेशन क्या दी है इसमें, 8th क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट इन द सेट और आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। रिलेशन है ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखो मेथड आपको आ चुका है करने का कि कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद चेक करोगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे फर्स्ट है, इसने ए इज लेस देन बी स्क्वायर दिया, रिलेशन में डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को। ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जब आप पहला चेक करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो फिर मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे इसने बोला है रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर तो क्या होता है, रियल नंबर के अंदर है जो रिलेशन आपकी सारी की सारी रियल नंबर में है। तो रियल नंबर में तो हम जो आपके रेशनल नंबर है उनको भी ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पे एक 1/2 1/2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। आर ये रियल नंबर का है, ठीक है, दोनों रियल नंबर का, ये 1/2 1/2 लिया। अब हमें पता है कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम 1/2 का स्क्वायर देखें तो 1/2 इज नॉट लेस देन, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, मतलब 1/2 तो ग्रेटर होता है 1/4 से, तो इज नॉट लेस देन। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपका, सॉरी वीडियो भी, हाँ जी देखो, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए आपका, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए, बट 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4। ठीक है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड में क्या लेंगे, हम लेंगे जैसे एग्जांपल 1 2 ले लेते हैं, कोई भी ले लो, हम लेते हैं 1 2 बिलोंग टू आर। अगर 1 2 बिलोंग टू आर है आपका, तो क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे आपका, 1 इज लेस देन 4, हो गई ये कंडीशन। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करता है यहाँ पे, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट 2 1 है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखना 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 1 से ग्रेटर होता है। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ये, नो सॉरी नॉट ट्रांजिटिव हो गया। थर्ड ले लोगे, जैसे कि एग्जांपल इसमें ये लेते हैं हम 2 - 2 ले लिया मैंने, 2 - 2 बिलोंग टू आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया फर्स्ट। तो फिर ले लिया हमने -2 - 1 बिलोंग टू आर, तो -2 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, -2 इज लेस देन इक्वल टू -1, ये भी हो रही है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये क्या आना चाहिए, बट जो 2 - 1 है डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि जब आप 2 लोगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब प्लस का 1 आ गया, लेकिन बट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन होगा 1 के। तो ये थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। कर सकते हो।
इस तरह से करना है आपको ये। इसी तरह से नेक्स्ट और है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, ए इज़ लेस देन बी क्यूब। इसके भी मैं आपको एग्जांपल ही बता रही हूँ। रिलेशन है आपकी ए बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। इसके अंदर क्या लोगे आप, फर्स्ट के लिए हम ले लेंगे जैसे 1/2 ले लेते हैं, तो ए का क्यूब होना चाहिए, जैसे 1/2 ही ले लिया मैंने यहाँ भी, तो 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/8, 1/2 का क्यूब 1/8, लेकिन 1/2 तो ग्रेटर होता है, ये इससे लेस है ही नहीं, तो ये यहाँ पे नॉट इन हो जाएगा आपका। सेकंड में एग्जांपल ले लोगे, जैसे हमने ले लिया 2 9 बिलोंग टू आर ले लिया, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 क्यूब होता है आपका, बट 9 इज़ नॉट लेस देन 2 का क्यूब, देख सकते हो, क्योंकि 9 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है यहाँ पे, नहीं हो रही सिमेट्रिक। थर्ड में क्या ले लोगे, जैसे एक ले लिया हमने 3/2 बिलोंग टू आर, देखो ये रियल नंबर है इसलिए हम इनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी ले लेते हैं, तो हमें पता है 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3/2 का बनेगा 9/4, 9/4 जब आप इसका डेसिमल निकालोगे ना, ये आएगा आपका 3.33 इज़ 9, 3975 समथिंग ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये हार है आपका सही है, 3 लेस देन है इससे। फिर दूसरा ले लिया इसके अंदर 3/2 से 4/3 बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे 3/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का 16 क्यूब है, 64 आएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 27 है, बाय में 8, तब ये आएगा, ठीक है। फिर 3/2 का ले लिया हमने, 4 4 16, 4 64, 27, इसको काटोगे ये इससे कम ही आएगा, ठीक है, आप लोग फाइंड आउट कर लेना, कम ही आएगा। तो यहाँ से क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट 3 4 3, ये भी आना चाहिए, क्या लिख दोगे, बट दिस नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि देखना 3 इज़ नॉट लेस देन 4 का 64/27, ये जब 3/2 से मतलब 3.75 से कम था, तो इससे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 3 कम आएगा ही आएगा। ये आ रहा है आपका, शायद निकाला था मैंने, ये 2.37 आएगा, हाँ 2.37 आता है ये, तो 3 तो ग्रेटर है 2.37 से, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। कर लेंगे सभी। तो बाकी के हैं, जैसे आपका 10th क्वेश्चन है, सिंपल है, तो रिलेशन दी हुई है, यहाँ पे सेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। 11th में भी है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है, x + y 10 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस का है, तो आप लोग ट्राई करोगे एक बार इन क्वेश्चंस को 13 तक, जितने भी आपसे होते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें, ठीक है, वो क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको उसको सॉल्व करके भेज सकूँ। ट्राई ज़रूर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।